हेलो लर्नर्स, वेलकम टू जल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज यानी व्यवसाय अध्ययन के एमसीक्यूज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन इंटरनल एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल वर्क्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल इज नॉन एज। एक आंतरिक वातावरण बनाने की प्रक्रिया जहां लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी व्यक्ति प्रभावी ढंग और कुशलता से काम करता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, समन्वय, डेलीगेशन, सौंपना, मैनेजमेंट, प्रबंध या फिर प्लानिंग, योजना। तो एक ऐसा प्रोसेस जहां पर क्या हो रहा है कि एक ऐसा इंटरनल इन्वायरमेंट बनाया जा रहा है, यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, उसके अंदर एक ऐसा इंटरनल इन्वायरमेंट, ऐसा वातावरण जो है तैयार किया जा रहा है जहां पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बट ऑब्वियस बात है, ऑप्शन 3 मैनेजमेंट, इसको कहते हैं प्रबंध। यानी कि आप इस तरीके से प्रबंध कर रहे हो, इस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, एक ऐसा वातावरण दे रहे हो जहां पर एम्प्लॉय अपनी फुल कैपेसिटी के साथ वहां पर काम करेंगे और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करेंगे। तो कूंज ओ डोनेल एंड वेरिस ने अपने 10th एडिशन में डिफाइन किया था कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एकम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स। तो क्या है कि कूंज और ओडोनेल ने उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एक ऐसा इन्वायरमेंट डिजाइन किया जाता है और उसको मेंटेन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहां पर जो इंडिविजुअल्स ग्रुप में काम कर रहे हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने काम को करते हैं जिससे कि जो गोल है, वो जो कॉमन गोल होता है वो अचीव हो सके। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन इज, समन्वय क्या है? तो देखिए कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन यानी कि जहां पर जो मैनेजर्स हैं वो अलग अलग एम्प्लॉयज को एक साथ मिलकर काम करने के लिए वहां पर मोटिवेट करते हैं जिससे कि जो कॉमन गोल है वो अचीव हो सके। भाई अलग अलग नेचर के एम्प्लॉय हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन के, अलग अलग जो है वहाँ पर बिहेवियर के एम्प्लॉयज़ होते हैं, तब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना जरूरी है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट का अपना अपना काम है। तो इन डिपार्टमेंट के बीच में भी कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत जरूरी होता है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आप सभी को पता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध का सार है। कूंस्ट एंड ओडोनेल ने ही अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कहा था कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन क्या है? ऑप्शन 2 एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग इज दी, तो योजना क्या है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, प्रबंध का अंतिम कार्य है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दिस। तो प्लानिंग क्या है? देखिए प्लानिंग सभी को पता है कि जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये कूंट्ज एंड ओ डोनेल ने जो ये 5 वाइडली एक्सेप्टेड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दिया था, यानी कि ज़्यादा जगह पे अलग अलग कंट्रीज में यही फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ाया जाता है। क्लियर? तो कूंज एंड ओडोले ने 5 फंक्शन बताए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये क्या है? ये प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। कौन? प्लानिंग। तो ऑप्शन 1 ये जो है कैट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? तो प्लानिंग क्या होता है? सभी को पता है कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, यानी कि फ्यूचर में हमें कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीजें पहले ही डिसाइड कर लेना ही प्लानिंग कहलाता है। तो ये प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, कार्य सौंपना, डिपार्टमेंटेशन, विभागीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, अधिकृत उत्तरदायित्व संबंध स्थापित करना। देखिए ऑर्गेनाइजिंग की डिफिनेशन आप सभी को पता होगा, तो थियो हेमन ने ऑर्गेनाइजिंग की एक डिफिनेशन दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द enterprise and establishing the authority relationship among them. In performing the organizing function, the manager defines, departmentalize and assign activities so that they can be most effectively executed. तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि एक एम्प्लॉय और दूसरे एम्प्लॉय के बीच में क्या रिलेशन होगा, कौन किसका बॉस होगा, कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबॉर्डिनेट होगा, ठीक है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या रोल्स होंगे, कौन सी डिपार्टमेंट्स होंगी ऑर्गेनाइजेशन में, किस डिपार्टमेंट में कौन एम्प्लॉय काम करेगा, किसके अंडर काम
करेगा, ये सारी चीज़ें जो है कहाँ पर होती हैं, ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में ही होती हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये ऑर्गेनाइजिंग में नहीं होता है। डिसेंट्रलाइजेशन ये किसके हाथ में होता है, टॉप मैनेजमेंट के हाथ में होता है। टॉप मैनेजमेंट चाहे तो वो डिसीजन मेकिंग को डेलीगेट कर सकता है अपने लोअर लेवल पे, लोअर सबऑर्डिनेट को, या फिर ना करें। अगर डिसीजन मेकिंग सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास है तो उसको कहते हैं सेंट्रलाइज। वहीं पर टॉप मैनेजमेंट अगर डिसीजन मेकिंग लोअर लेवल को भी पास ऑन कर देता है तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन ये ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस नहीं होता है। तो ऑप्शन 3 डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था कि कौन पार्ट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का, तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का पार्ट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। बाकी ड्यूटीज को असाइन करना, डिपार्टमेंट क्रिएट करना, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को क्रिएट करना, ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का पार्ट होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ये पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कम खर्चीली भर्ती की विधि है? वॉक इन इंटरव्यू, कैंपस प्लेसमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी रोजगार कार्यालय, या फिर ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो देखिए रिक्रूटमेंट के अलग अलग मेथड होते हैं। तो किसी में जो है आपको पैसे वहाँ पर पे करना पड़ता है कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, वहीं किसी में जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो है कैंडिडेट मिल जाते हैं। क्लियर? जब कंपनी को एम्प्लॉयज़ चाहिए होती हैं तो वो क्या करती हैं, रिक्रूटमेंट स्टार्ट करती हैं। तो अब वो एक मेथड हो रहा है कि एडवर्टाइजमेंट दें, तो न्यूज़पेपर में या फिर किसी मैगजीन में जब वो एडवर्टीजमेंट देते हैं तो वहाँ पर उनको न्यूज़पेपर को या फिर मैगजीन को वहाँ पर पैसे देने पड़ते हैं, तो वहाँ पर उनका पैसा खर्च होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जो कि जहाँ पर कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है और उनको आसानी से कैंडिडेट मिल जाते हैं। तो उनमें आते हैं वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू में क्या होता है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट होते हैं जिनको जॉब चाहिए होता है वो खुद ही जो है ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं, वहाँ पर इंटरव्यू देते हैं, या फिर जो भी उनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उनका सिलेक्शन होता है या फिर रिजेक्शन होता है। तो वॉक इन इंटरव्यू जहाँ पर कैंडिडेट अपने आप चल के आ रहा है आपकी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। कैंपस प्लेसमेंट जहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, वो खुद जाते हैं कॉलेजेस में और वहाँ पर जाके इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है कि एक गवर्नमेंट ऑफिस होता है जहाँ पर जो कैंडिडेट जिनको जॉब चाहिए होती है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पर जो जहाँ पर भी जिस भी कंपनी में वैकेंसी होगी तो वो गवर्नमेंट ऑफिस जो है वहाँ पर उनको रेफर कर देंगे। तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो तीनों ही क्या हैं, ये तीनों ही मेथड लीस्ट एक्सपेंसिव है, कम खर्चीले वाले हैं रिक्रूटमेंट के। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। अगर इनमें से भी सबसे कम एक्सपेंसिव की बात करें तो वॉक इन इंटरव्यू जो है वो सबसे कम एक्सपेंसिव होता है, यानी कि वहाँ पर कुछ करना ही नहीं है, कैंडिडेट अपने आप चला आ रहा है, आपको अपने ऑफिस में बैठना है, वहीं पर इंटरव्यू ले लेना है। अगर इसको देखें तो वॉक इन इंटरव्यू जो है यहाँ पर सबसे कम खर्चीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सही पर्सन को सही जॉब के लिए चूज करना क्या कहलाता है? सिलेक्शन यानी चयन, रिक्रूटमेंट यानी भर्ती, इंडक्शन यानी समायोजन, ओरिएंटेशन यानी अभिविन्यास। देखिए होता क्या है कि जब कोई कंपनी को एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि उनको कैंडिडेट चाहिए किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि कैंडिडेट, जो भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हैं, उनको स्टिमुलेट करना कि वो आपके यहाँ पे जो भी वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई करें। बस यहाँ तक रिक्रूटमेंट होता है। उसके बाद जितने भी एप्लीकेशन कंपनी के पास आती हैं उनमें से शॉर्टलिस्ट करके, रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करके, इंटरव्यू कंडक्ट करके फाइनल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना सिलेक्शन कहलाता है। क्लियर? सिलेक्शन के बाद क्या होता है, वहाँ पर इंडक्शन होता है। इंडक्शन में क्या होता है कि जो नया कैंडिडेट आया है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है अदर एम्प्लॉय से, कल्चर से, पॉलिसीज से, प्रोसीजर से, और उसके बाद फिर उसका ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि वहाँ पर उसको कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, उसको क्या जॉब परफॉर्म करना है उसके बारे में बताया जाता है। क्लियर? तो ये क्या है, ये पूरा सिस्टम होता है, रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन, देन इंडक्शन, देन ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये जो है पूरा सिस्टम होता है, पूरा प्रोसेस होता है। तो रिक्रूटमेंट में सिर्फ इतना ही होता है कि वहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हैं, उनको स्टिमुलेट करना कि वो आपके यहाँ पर जो भी वैकेंसीज है उसके लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। सिलेक्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप चूज कर रहे हो राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए। इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में यहाँ पर जो है आप जो भी नया कैंडिडेट आया है उसको इंट्रोड्यूस करते हो एम्प्लॉय से, जो भी कंपनी के अदर एम्प्लॉय हैं उनसे, कल्चर से, कंपनी के कल्चर, कंपनी की पॉलिसीज, कंपनी के प्रोसीजर से, उसके बारे में बताया जाता है, उसको हम इंडक्शन कहते हैं। वहीं पर ओरिएंटेशन में क्या होता है कि जो नया कैंडिडेट आया है उसको जो है कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट सेल करती है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उस एम्प्लॉय को क्या जॉब परफॉर्म करना होगा, उसकी क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, उसके बारे में बताना, ये ओरिएंटेशन कहलाता है। क्लियर? और सिलेक्शन, सिलेक्शन मींस चूजिंग, सेलेक्ट कर रहे हो ना, सेलेक्ट कर रहे हो यानी चूज कर रहे हो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट है, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड इंश्योरिंग क्वालिटी वर्क इज द फंक्शन ऑफ। कार्य करने की सुविधाजनक स्थिति प्रदान करना और गुणवत्तापूर्वक कार्य सुनिश्चित करना किसका कार्य है? टॉप लेवल का, मिडिल लेवल का, सुपरवाइजिंग लेवल का, या फिर सभी का? देखिए टॉप लेवल की बात करें
करें तो जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनका मेन मोटिव होता है ऑब्जेक्टिव को सेट करना, एनवायरनमेंट को चेक करना और डिसीजंस को लेना, प्लान बनाना, डिसीजंस लेना, ये टॉप मैनेजमेंट का काम हो गया। वहीं पर मिडिल मैनेजमेंट की बात करें, मिडिल लेवल की, तो वो रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, वो जो है टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को डेवलप करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम लोअर लेवल पे आएँ, यानी कि सुपरवाइजर लेवल पे आएँ, तो उनका काम होता है एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना, जो है मिडिल मैनेजर्स को रिपोर्ट करना, डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहना। तो यहाँ पर जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक ऐसी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना जहाँ पर जो है एम्प्लॉय अच्छे से काम कर सकें, वो होता है ऑप्शन 3 सुपरवाइजिंग लेवल, पर्यवेक्षण स्तर का, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं वर्कर्स के। वर्कर्स को कैसा इन्वायरमेंट चाहिए काम करने के लिए, क्या रिसोर्सेज चाहिए, वो सब सुपरवाइजिंग लेवल को पता होता है और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो जो है एक अच्छा वर्किंग कंडीशन जो है वहाँ पर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी कि कौन सा संगठन संरचना का प्रकार नहीं है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, रेखीय संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कार्यात्मक संगठन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, रेखीय और स्टाफ संगठन, या फिर फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के डिफरेंट टाइप है, जिसमें कि फ्लैट आता है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आता है, फंक्शनल आता है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी आता है। लेकिन फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा टाइप नहीं है, तो ऑप्शन 4 फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लोचपूर्ण संगठन, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सर्व एज जनरल गाइडलाइंस फॉर। तो प्रबंध के सिद्धांत सामान्य दिशा निर्देशों के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि वो किस चीज़ में आपको हेल्प करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो किस चीज़ के लिए आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए, निर्णय हेतु, मैनेजरियल एक्शन के लिए, प्रबंधकीय कार्य हेतु, दोनों के लिए, या फिर किसी के लिए नहीं। तो बट ऑब्वियसली बात है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करते हैं और मैनेजर्स को क्या एक्शंस लेने चाहिए किस सिचुएशन में, उसमें भी आपको जो है वो हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 बोथ 1 एंड 2, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सर्व्स एज गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजरियल एक्शन बोथ। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।